बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेकंड ईयर फिज़िक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 18 का सेकंड टॉपिक 18.2 रेक्टिफिकेशन। तो हम जान लेते हैं कि व्हाट इज़ रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन क्या चीज़ है, हम उसको क्यों डिस्कस करने जा रहे हैं। तो रेक्टिफिकेशन की अगर डेफिनेशन को देखा जाए तो एक ऐसा प्रोसेस, एक मैकेनिज़्म जिसमें हम अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर चेंज करते हैं, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रेक्टिफिकेशन का। और इस प्रोसेस के लिए जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं उसको क्या नाम देंगे, रेक्टिफायर का। ठीक है, तो चलें, ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। अब हमें नेक्स्ट इसकी दो टाइप्स के बारे में बताया गया कि रेक्टिफिकेशन है जो बेसिकली उसकी दो टाइप्स हैं, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और फुल वेव रेक्टिफिकेशन। देखें, डेफिनेशन पढ़ने के बाद हमें ये तो पता चल गया कि रेक्टिफिकेशन को हम क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अगर कोई अल्टरनेटिंग करंट है उसको हमने डायरेक्ट करंट के अंदर चेंज करना है उसको हमने, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन के प्रोसेस के लिए हमें कुछ सर्किट बनाने पड़ेंगे जिनके अंदर से हम जो ये प्रोसेस प्रोसीड करवा के तो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके लिए जो सर्किट बनेगा उसमें उसी तरह से पीएन जंक्शन यूज़ होंगे, डायोड यूज़ होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन से। देखें, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की ये हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है। हमने यहाँ पे कोई एक अल्टरनेटिंग करंट ली है। ठीक है, ये सिंबल आपको अल्टरनेटिंग करंट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। यहाँ पे हमने एक पीएन जंक्शन डायोड एक लगा लिया है और यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस को लिया है एज अ लोड। आप इसकी जगह कोई एक बल्ब भी लगा सकते हैं ताकि हम करंट के फ्लो को डिटेक्ट कर सकें, देख सकें हमारी आउटपुट किस तरह से आ रही है। तो देखें कि अगर अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि अल्टरनेटिंग करंट तो रिवर्स डायरेक्शन में भी फ़्लो करता है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी फ़्लो करता है। ठीक है, मीन कि अगर हम एक साइनोसाइडल कर्व ले लें, एक साइनोसाइडल कर्व हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक जो अल्टरनेटिंग करंट है वो अगर फ़्लो कर रहा है, उसमें आप देखेंगे कि अगर एक वेव का कंप्लीट जो टाइम पीरियड होता है, अगर हम उसको 0 से t तक मेंशन करते हैं कि t टाइम पीरियड है इस साइन वेव का, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको हाफ वेव, हम पहले इसकी हाफ वेव है जो उसको स्टडी करते हैं, जिसमें हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर हम इसको 0 से t/2 तक हाफ वेव कंसीडर करते हैं और हम ये कहते हैं इस हाफ वेव में जो हमारा करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है और t/2 से लेके t तक का जो नेगेटिव हाफ साइकिल बन रहा है उसमें हमारा करंट एंटी क्लॉकवाइज फ़्लो कर रहा है। अब देखें कि अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है और उसके लिए टाइम हमने लिया 0 से t/2, तो उस वक्त ये जो सोर्स हम यूज़ कर रहे हैं इसकी पोलैरिटी में ये पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा और ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा। अब देखें कि क्या ये हमारे पास फॉरवर्ड बायस वाला जो कनेक्शन था वैसा कनेक्शन नहीं बन रहा क्या। उसमें भी हमने देखा था कि जो पी रीजन था, पीएन जंक्शन जो हमारे पास बन रहा था, उसमें जो पी रीजन था वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच था, जो एन रीजन था वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच था। और हमने ये भी देखा था कि फॉरवर्ड बाइजिंग में ही करंट फ्लो करता है सर्किट के अंदर से। हाँ, ये ज़रूर है कि करंट मिली एम्पेयर की फॉर्म में फ़्लो करता है, लेकिन करंट फ्लो ज़रूर करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको एक वेव बना के तो इसको स्टडी करना चाहें या एक ग्राफ के तौर पे हम इसको स्टडी करना चाहें, तो देखें जब हमारा अल्टरनेटिंग सोर्स का जो टाइम है 0 से t/2 तक, इसको हम इनपुट के तौर पे कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर इनपुट हमारे 0 से t/2 तक ये कर्व के तौर पे रिप्रेजेंट हो रही है, तो हमारे पास जो इसकी आउटपुट आएगी, आउटपुट में भी देखें कि हमारा करंट उसी तरह से फ्लो कर रहा है, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमारा अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा था। ठीक है, मीन के ये कोई एक डायरेक्शन है हमारे करंट की जो कि सर्किट के अंदर ये करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि हाफ साइकिल तो हो गया कंप्लीट। अब क्या करना है, करंट ने अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करना है। तो अगर करंट अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करेगा तो इसकी ऑब्वियसली पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो जब पोलैरिटी चेंज होगी तो ये नेगेटिव वाला फेज बन जाएगा पॉजिटिव फेज और पॉजिटिव वाला बन जाएगा नेगेटिव। अब देखें कि क्या ये रिवर्स बायस की कंडीशन नहीं बन गई कि जिसमें बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एन टाइप मटेरियल के साथ अटैच हो गया और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है वो पी टाइप के साथ अटैच हो गया।
और हमने पढ़ा था कि रिवर्स बाइस के अंदर करंट फ्लो नहीं करता बिकॉज के पोटेंशियल बैरियर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब क्या होगा कि अल्टरनेटिंग करंट के लिए जो इनपुट हमने ली थी वो तो इनपुट ये आ रही है, लेकिन उसका जो आउटपुट हमें मिलेगा वो यहाँ पे करंट हमारे पास ज़ीरो फ्लो करेगा, कोई करंट यहाँ पे फ्लो नहीं करेगा। तो हमारे पास जो करंट की लाइन होगी वो मीन लाइन के ऊपर आ जाएगी। मीन लाइन के ऊपर ये जो लाइन आ रही है इसका मतलब ये है कि करंट फ्लो नहीं करेगा। हमारी वेव यहाँ से ऐसे मीन लाइन के ऊपर फ्लो करती हुई यहाँ पे पहुंचेगी। दोबारा से जब नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल स्टार्ट होगा, दोबारा से पोलैरिटी चेंज होगी। पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप के साथ, नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप के साथ फॉरवर्ड बाइजिंग होगी, डिप्लेशन रीजन शॉर्टर होगा और सर्किट के अंदर करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। और दोबारा से हमारे पास जो नेक्स्ट आउटपुट वेव बनेगी वो इस डायरेक्शन में बनेगी। तो आपने ग्राफ की आउटपुट में देखा कि आपके पास जो आउटपुट में करंट आ रहा है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है। मीन के नेगेटिव फेज करंट का फ्लो नहीं कर रहा। मीन के एंटी क्लॉकवाइज जो करंट था आउटपुट में वो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो नहीं कर रहा, जस्ट क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है। और जिसके लिए हमारे पास ये रेड कलर में मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, ये करंट हमारा फ्लो करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास कुछ टाइम ऐसा आ रहा है जिसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा सर्किट में से। हम ऐसा चाहते हैं कि ये जो टाइम, इस टाइम t/2 से लेके t तक हमारी जो एनर्जी यहाँ पे लॉस हो रही है, या जो हमें करंट उस टाइम पे नहीं मिल रहा, हमें उस टाइम पे भी अगर करंट चाहिए और डायरेक्ट करंट ही चाहिए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं और कैसे वो डायरेक्ट करंट हम ले सकते हैं, उसके लिए हम यूज़ करेंगे फुल वेव रेक्टिफिकेशन। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो फुल वेव रेक्टिफिकेशन का है। ये नीचे मैंने मेंशन भी कर दिया। फ्रॉम 0 to t/2 डायोड एक्ट एज ए फॉरवर्ड बाइस। ये जो हमारा डायोड है ये एक्ट करेगा एज अ फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइस बिकॉज के बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप के साथ, नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप के साथ। फिर फ्रॉम t/2 to t डायोड एक्ट एज अ रिवर्स बाइस, इट विल ब्लॉक द करंट। तो देखें कि जब पोलैरिटी चेंज होगी, करंट रिवर्स होगा, तो पोलैरिटी चेंज होने की वजह से रिवर्स बाइसिंग होगी जो कि करंट को ब्लॉक कर देगी। अच्छा, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अब फॉरवर्ड बाइसिंग को, सॉरी फुल वेव रेक्टिफिकेशन को। तो देखिए, फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए सबसे पहले तो हमने एक ब्रिज सर्किट ड्रा करना है। इस तरह का सर्किट आप पहले चैप्टर नंबर 13 के अंदर व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर पढ़ चुके हैं। तो वहाँ पे तो बेसिकली हमने वो जो सर्किट यूज़ किया था, यहाँ पे तो हम डायोड यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे हमने रेजिस्टेंसेस यूज़ की थी। और व्हीटस्टोन ब्रिज को क्यों यूज़ किया जाता है, बिकॉज के अननोन रेजिस्टेंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसी सर्किट को दोबारा रिपीट कर रहे हैं, लेकिन रेजिस्टेंस की जगह हमने उसको रिप्लेस किया हुआ है डायोड्स के साथ। अब देखें, फुल वेव रेक्टिफिकेशन आपको करंट, किस तरह का करंट प्रोवाइड करेगा। क्या वो डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करेगा आपको? अगर डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करता है तो क्या हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की तरह करेगा, या जो आपका यहाँ से करंट गायब हो रहा है, मीन के लॉस हो रहा है, या उस टाइम पे आपको करंट नहीं मिल रहा रिवर्स बाइसिंग की वजह से, क्या यहाँ पे आपको करंट मिलेगा? तो चलिए देखते हैं इसको। देखें, इसके लिए हमने एक सर्किट डायग्राम बनाई है। उसी तरह से एक अल्टरनेटिंग सोर्स हमने लिए और ये हमने डायोड का जो ब्रिज एक बनाया और सर्किट को हमने ड्रा किया यहाँ पे। अब देखें, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जब हम एक साइनोसाइडल वेव लेते हैं, मीन कि अल्टरनेटिंग करंट के लिए हमने साइनोसाइडल जो वेव ली है, फर्स्ट हाफ के लिए हम देखेंगे 0 से t/2 तक बैटरी की जो पोलैरिटी है वो ये टर्मिनल पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इसमें क्या होगा कि ये जो पॉइंट है हमारा, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है और ये पॉइंट है जो ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। अब देखें, यहाँ से जो करंट फ्लो करता हुआ आएगा, क्या वो करंट यहाँ से D2 डायोड की तरफ जाएगा या D1 डायोड की तरफ जाएगा? तो ये फैसला तो हमें खुद करना है, बिकॉज के हमारे सामने सर्किट बना हुआ है और हमें ये पता है कि अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये अगर पी टाइप के साथ कनेक्ट होता है तो इसका मतलब ये होगा कि फॉरवर्ड बाइजिंग होगी। और यहाँ से जो इसका नेक्स्ट एन है, एन टाइप है, वो यहाँ से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच हो रहा है। मीन कि यहाँ पे फॉरवर्ड बाइजिंग केस बनेगा जो कि करंट को फ्लो करने देगा। लेकिन क्या अगर हम करंट को यहाँ से D2 की तरफ फ्लो करवाने के बजाय अगर D1 की तरफ लेके आते हैं, तो देखें, ये तो N रीजन है, ये P रीजन है। तो जब पॉजिटिव टर्मिनल N रीजन के साथ अटैच होगा तो क्या होगा? रिवर्स बाइसिंग स्टार्ट हो जाएगी, वो तो करंट को फ्लो नहीं करने देगी।
अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि करंट जो यहाँ से फ्लो करेगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो करता हुआ यहाँ से नेक्स्ट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा और इस पॉइंट तक पहुंच जाएगा। इसके बाद दोबारा वो करंट यहाँ से D3 की तरफ नहीं आएगा, बिकॉज कि यहाँ पे भी एन टर्मिनल है, यहाँ पे भी एन टर्मिनल है। ठीक है, तो करंट यहाँ पे आने के बजाय यहाँ से फ्लो करता हुआ इस रेजिस्टेंस में से फ्लो करेगा और इस डायरेक्शन में फ्लो करता हुआ यहाँ से इस पॉइंट तक पहुंचेगा, यहाँ तक, और फिर यहाँ से दोबारा इस रीजन में फ्लो करेगा और इस रीजन में भी फ्लो करेगा। देखें, अब यहाँ से अगर करंट फ्लो करके जाए तो वो तो दोबारा उसी टर्मिनल पे वापस आ जाएगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अब होगा क्या कि करंट यहाँ से बजाय इसके कि वो D1 की तरफ जाए, वो यहाँ से आएगा D4 की तरफ। अब देखें, यहाँ पे P टर्मिनल है, यहाँ पे N टर्मिनल है। ठीक है, तो करंट यहाँ से P टर्मिनल से N पे होता हुआ, बिकॉज के N जो नेगेटिव टर्मिनल है वो N के साथ अटैच है और पॉजिटिव दोबारा से P के साथ अटैच हो रहा है, फॉरवर्ड बाइजिंग बन रही है। तो करंट यहाँ से फ्लो करता हुआ इस पाथ पे दोबारा से हमारे पास यहाँ पे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक पहुँच जाएगा और इस तरह से करंट का जो एक साइकिल था, हाफ साइकिल, वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट जो इसका नेगेटिव हाफ साइकिल है T/2 से लेके T तक, उसको अगर हम डिस्कस करें, उसके लिए हम इस डायग्राम को देख लेते हैं। देखें, इसमें अब क्या होगा कि जब करंट का नेगेटिव फेज स्टार्ट होगा तो उसमें पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। अब अगर पोलैरिटी रिवर्स हो रही है तो ये टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा और ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए करंट को फ्लो करवाते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से। अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करता हुआ यहाँ तक आता है, इसके बाद देखें इस पॉइंट के बाद करंट किस तरफ जाएगा? ऑब्वियसली D4 की तरफ नहीं जाएगा, बिकॉज के पॉजिटिव टर्मिनल है और उसके सामने है N रीजन। तो ये अगर कनेक्शन होता है ये तो रिवर्स बाइसिंग हो जाएगी, करंट फ्लो नहीं करेगा। तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा D3 की डायरेक्शन में, D3 डायोड की डायरेक्शन में, और करंट पहुंचेगा यहाँ तक। इसके बाद दोबारा से करंट इस तरफ नहीं जाएगा, बिकॉज के आगे ऑलरेडी एन रीजन मौजूद है जो कि रिवर्स बाइसिंग स्टार्ट कर देगा। तो करंट हमारा यहाँ से डाउनवर्ड फ्लो करना स्टार्ट करेगा और इस डायरेक्शन में होता हुआ दोबारा हमारा करंट इस पॉइंट तक पहुँचेगा। ठीक है, और इस करंट है जो वो D1 डायोड की तरफ जाएगा और D1 डायोड का ये टर्मिनल P रीजन और ये N रीजन, और यहाँ से ये करंट है जो ये फ्लो होता हुआ बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक पहुँच के अपना जो हाफ लूप है उसको कंप्लीट करेगा। अब देखिए, अगर हम इसको देखते हैं इस ग्राफ के अंदर, तो देखें ग्राफ इसका किस तरह से बनेगा कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में 0 से लेके T/2 तक हमने देखा कि जो हमारा करंट था वो बिल्कुल उसी अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन में ही फ्लो कर रहा था। ठीक है, लेकिन इसके बाद T/2 से लेके T तक जब पोलैरिटी रिवर्स हुई, देखें पोलैरिटी रिवर्स हुई है और हमारा करंट भी तो रिवर्स होना चाहिए था, लेकिन देखें इस सर्किट में जो हमारा करंट फ्लो किया, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव हाफ साइकिल था, जो फर्स्ट हाफ साइकिल था, उसमें भी करंट की डायरेक्शन इस रेजिस्टेंस में डाउनवर्ड थी। और यहाँ पे भी देखें कि दोबारा से जब पोलैरिटी चेंज हुई है उस वक्त भी करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड ही है, मीन के करंट सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। तो इसलिए अब जो T/2 से T तक का जो नेक्स्ट नेगेटिव हाफ है वो भी हमें अल्टरनेटिंग करंट के बजाय आउटपुट में डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करेगा और ये इस फॉर्म में हमें प्रोवाइड करेगा। जैसा कि हमारे पास जो हाफ वेव में वहाँ पे हमें करंट नहीं था मिल रहा, रिवर्स बाइसिंग हो रही थी और करंट की वैल्यू 0 हो रही थी, लेकिन देखें यहाँ पे हमें वो करंट दोबारा से मिल गया और इसी तरह से फिर फर्दर ये करंट है जो वो हमारे पास इस तरह की वैल्यू हमें मिलती जाएंगी। तो देखें ये जो डायरेक्ट करंट है ये यूनी डायरेक्शनल करंट भी हम इसको कहते हैं। तो ये जो यूनी डायरेक्शनल करंट है बेसिकली अभी आप इसमें देख रहे होंगे कि आपके पास राइज एंड फॉल की फॉर्म में ये वैल्यूज़ मौजूद हैं। मीन कि यहाँ पे अगर आपको वैल्यू कोई मैक्सिमम मिल रही है तो इस पॉइंट पे आपकी वैल्यू मिनिमम होगी, फिर मैक्सिमम होगी, फिर मिनिमम होगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए करंट की एक स्मूथ वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, एक सर्किट यूज़ करते हैं जिसको हम नाम देते हैं फिल्टर सर्किट का।
ठीक है। फिल्टर सर्किट एक ऐसा सर्किट है जो कि स्मूथ कर देता है डायरेक्ट करंट की जो पल्स है उसको स्मूथ कर देता है, और एक हमारे पास हम उसको कह सकते हैं कि वो हमारे पास इस फॉर्म में जो करंट है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, एक बिल्कुल स्मूथ लाइन की फॉर्म में जो करंट है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो इस लेक्चर को आप गौर से सुने, इसमें से जो चीज़ आपको समझ नहीं आती वो कमेंट बॉक्स में आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। तो एक इम्पोर्टेंट आपका ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 18 में से, और सम टाइम ये पेपर के अंदर आता भी है, और मोस्टली जो आपके प्रीवियस पेपर हैं उनमें ये रिपीट हो चुके हैं। तो होप सो कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।